वीडियो में यूनिट 2 कवर कर रहे हैं पूरा। सो यूनिट 2 में देखो, यूनिट 2 बहुत ईज़ी है क्योंकि इसमें ना टॉपिक्स ही कम है। सो तुमको 4 या 5 ही क्वेश्चन करने हैं, उस वही आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है? एक तो सेंट्रलाइज़्ड, डिसेंट्रलाइज़्ड, उसके बाद लेयर्स देखनी है, उसके बाद ब्लॉकचेन क्यों इम्पोर्टेंट है और लिमिटेशंस देखने हैं सेंट्रलाइज़्ड के। अ, उसके बाद हिस्ट्री देखनी है और ब्लॉकचेन एडॉप्शन देखना है, बस इतने ही है। इसी पे से क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, हाँ। राइट अ नोट ऑन इवोल्यूशन ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है? सो ब्लॉकचेन इवोल्यूशन अलग-अलग जनरेशंस में एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है? हर जनरेशन में नए यूज़ केस और फीचर ऐड हुए थे। फर्स्ट जनरेशन में मतलब ब्लॉकचेन का क्या था? डिजिटल करेंसी, ठीक है? इन्वेंशन ऑफ बिटकॉइन बाय सतोशी नाकामोटो, ये सबको पता होगा, ठीक है? सो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था? बिटकॉइन का डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है? ये क्या कर रही थी? फोकस कर रही थी ये पीयर टू पीयर डिजिटल कैश सिस्टम में, ठीक है? जिसको सेंट्रल अथॉरिटी बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? यूज़ केस क्या है? सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ट्रांज़ैक्शंस हो सकते थे। लिमिटेशन क्या था? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन तक ये लिमिटेड था। उसके बाद जनरेशन 2 में क्या हुआ? जनरेशन 2 में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि इथेरियम, ठीक है? फीचर्स क्या थे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के? सेल्फ एक्सक्लूडिंग एग्रीमेंट्स कोडेड ऑन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे अपन ने सेल्फ एक्सक्लूडिंग एग्रीमेंट्स किए थे, ठीक है? तो तुम्हें क्या याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था? करेंसी डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी बिटकॉइन, ठीक है? सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे कि इथेरियम पे, ठीक है? यूज़ केस क्या है? सिर्फ पेमेंट नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन भी पॉसिबल थे जैसे कि डी एप्स, ठीक है? डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डीफाई बोलते हैं उसको, गेमिंग, टोकनाइजेशन, ये सारी चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐड हुई थी। थर्ड जनरेशन में क्या होता है? जनरेशन में क्या हो रहा है? क्या स्पीड, स्केलेबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी पे वर्क हो रहा है, ठीक है? से देखो थर्ड जनरेशन में प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब लेस एनर्जी पे वर्क हुआ। इंटरपोर्टेबिलिटी पर मतलब क्या अलग-अलग ब्लॉकचेन एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं और हाई टीपीएस मतलब ट्रांजैक्शन पर सेकंड्स भी बढ़े, ठीक है? फोर्थ जनरेशन में क्या है? इंटीग्रेशन आ गया विथ रियल वर्ल्ड, जो अभी चल रहा है। अभी क्या हो गया है? इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजी से ब्लॉकचेन कनेक्ट हो गया है, ठीक है? हर जगह एआई, आईटी, आईओटी, बिग डेटा, क्लाउड सब में वो कनेक्ट हो गया है, ठीक है? जैसे कि एनएफटीज़, मेटावर्स, सेंट्रल बैंक की बैंक डिजिटल करेंसीज़ वगैरह, ठीक है? बहुत सारे जगह पे वो कनेक्ट हो गया। अभी चाइना में ऑफ़िशियली भी चलने लग गया है, ठीक है? उसके बाद देखो व्हाई ब्लॉकचेन इज़ इम्पोर्टेंट और फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है? ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। अभी तुम बिटकॉइन को ही ले लो, बिटकॉइन इतना पॉपुलर क्यों है यंग जनरेशन में? क्योंकि ये देखो सिक्योर है वो, पहली बात, ठीक है? अभी न्यू जनरेशन में हमें क्या-क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। वो तीनों चीज़ें बिटकॉइन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? इसीलिए ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट क्यों है? वो ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कोई एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है। बैंक पे या फिर गवर्नमेंट पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। नेटवर्क में हर पार्टिसिपेंट के पास अपनी एक कॉपी होती है लेजर की। मतलब हर पार्टिसिपेंट के पास एक अथॉरिटी होती है, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी मतलब सारे ट्रांज़ैक्शन पब्लिकली वेरिफाएबल होते हैं। कोई भी ट्रांज़ैक्शन हो गया ना वो सबको दिखता है, ठीक है? ब्लॉकचेन में। सिक्योरिटी मतलब ट्रांज़ैक्शन क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर होते हैं, हैक करना बहुत मुश्किल होता है। इम्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी मतलब एक बार डेटा ब्लॉक में स्टोर हो गया ना तो उसको चेंज और डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है? अभी यही चीज़ अगर तुम्हारा डेटा बैंक के रिकॉर्ड्स में स्टोर हो गया, बैंक उसको अल्टर कर सकते हैं। पर एक बार ये तुम्हारा डेटा ब्लॉक में स्टोर हो गया ब्लॉकचेन में, तो वो चेंज और डिलीट नहीं कर सकते। ये इंश्योर करता है कि रिकॉर्ड्स टैम्पर प्रूफ होंगे। ट्रस्ट बिल्डिंग, ठीक है? ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है मतलब एक दूसरे पे या फिर किसी अथॉरिटी पे बिलीव करने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें, ठीक है? सब डिसेंट्रलाइज़्ड है, ठीक है? क्योंकि सिस्टम खुद ही ट्रस्टवर्दी है। सो किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फास्टर ट्रांज़ैक्शंस एंड लोअर कॉस्ट। फास्टर ट्रांज़ैक्शन एंड लोअर कॉस्ट मतलब क्या? ट्रांज़ै ट्रेडिशनल इंटरमीडिएटरीज़ मतलब जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम जिसमें तुम्हें फिएट करेंसी सब उस चीज़ों में तुम्हें क्या-क्या लगेंगे? बैंकर्स लगेंगे, बैंक्स लगेंगे, ब्रोकर्स लगेंगे, गवर्नमेंट मिडलमैन लगता है, ठीक है? हमेशा। पर अपने क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन में नहीं लगता। ट्रांज़ैक्शंस जल्दी होते हैं और कॉस्ट भी कम होती है, ठीक है? और ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसके बाद वाइड एप्लीकेशंस है जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, वोटिंग सिस्टम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन सब में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स। एक सेकंड, ठीक है? सो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे एक अथॉरिटी
या फिर एक सर्वर पे पूरा कंट्रोल रहता है। ठीक है, सारे डिसीजन और डेटा एक जगह से मैनेज होते हैं। ठीक है, एक ही जगह से मैनेज होते हैं जो टॉप पे होता है। प्रॉब्लम क्या है, अगर सेंट्रल वाला टॉप वाला फेल हो गया या हैक हो गया ना, तो पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। ये इजी टू मैनेज तो है क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी, बट ये रिस्की भी है। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम मतलब क्या होता है, मल्टीपल नोड्स में कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, हर नोड अपना डेटा मेंटेन करता है और अपने कॉन्शियस से डिसीजन होता है। ठीक है, अगर एक नोड फेल हो गया ना, तो सिस्टम चलता रहता है पूरा। ठीक है, ये सिक्योर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फुल टॉलरेंट, फॉल्ट टॉलरेंट भी होता है और थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, ऐसा समझ लो कि ये मोनार्की है और ये अपना डेमोक्रेसी है। ठीक है, मोनार्की में क्या होता है, एक ही रूलर है, इजी है मैनेज करना, बट अगर वो रूलर करप्ट निकल गया तो पूरा देश खत्म है। पर डेमोक्रेसी में क्या रहता है, डेमोक्रेसी हार्ड होता है, थोड़ा सा मैनेज करने के लिए हार्ड होता है, मेंटेन करने के लिए हार्ड होता है। पर यहाँ पे अगर एक रूलर तुम्हारा करप्ट निकल गया तो ऐसा नहीं होता कि सारी पावर उसी के पास है। ठीक है, तो तुम वापस वोट करके दूसरे को बिठा सकते हो। ठीक है, और सिस्टम चलता रहता है। वैसे ही सीन यहाँ पे होता है। ठीक है, सेंट्रलाइज में एक ही बॉस होता है, बट रिस्की होता है। डिसेंट्रलाइज में ऐसे कोई सिंगल बॉस नहीं रहता, किसी के पास पूरी पावर नहीं रहती, सिक्योर रहता है बट स्लो भी रहता है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देखो, यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं रहता। सिंगल एंटिटी के हाथ में पावर होती है, पावर सब नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। यहाँ पे फास्ट होता है, ये स्लो होता है। यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, यहाँ पे ऐसे कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता। अटैकर्स क्या करता है, हैकिंग इजी है क्योंकि अटैकर को बस एक सेंट्रल सर्वर पे टारगेट करना है। यहाँ पे हैकिंग करना मुश्किल है क्योंकि अटैक करना मुश्किल है क्योंकि डेटा मल्टीपल नोड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, यूजर को सब कुछ ट्रांसपेरेंट लिमिटेड होता है, सब कुछ एक्सेस नहीं होता। पर यहाँ पे सब ट्रांसपेरेंट होता है, सब एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है इसका, बैंक है, सोशल मीडिया है। इसका क्या है, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, इथेरियम। ठीक है, ये ट्रेडिशनल डेटाबेसेस में भी यही होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम। उसके बाद ये एक क्वेश्चन था कि कमेंट ऑन फिजिबिलिटी ऑफ एन ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब क्या, अगर अपन कैसे ईवीएम मशीन वगैरह से वोटिंग सिस्टम चला रहे हैं। ठीक है, अगर तुमने वोटिंग सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया विथ हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो क्या लगता है तुम्हें, क्या कमेंट है तुम्हारे? तो क्या, एक तो वोटिंग प्रोसेस सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। ठीक है, से देखो, अगर ब्लॉकचेन यूज कर लिया तो हमें ट्रांसपेरेंसी होगी, इम्यूटेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी भी मिलेगी, डिसेंट्रलाइजेशन, एनोनिमिसिटी और फास्ट एंड इफिशिएंट भी होगा। ठीक है, पर उसके चैलेंजेस भी, कि डिजिटल डिवाइड, मतलब हर सिटीजन के पास अपना स्मार्टफोन या फिर ये सब नहीं होता। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, कि एक ही बंदा 10 ईमेल बना रहा है और 10-10 वोट डाल रहा है, सो वो तो नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों, आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग केवाईसी, बायोमेट्रिक, ऐसी सारी चीजें भी लानी पड़ेंगी। स्केलेबिलिटी, अगर एक साथ करोड़ लोग वोट कर रहे हैं तो ब्लॉकचेन नेटवर्क को हाईली स्केलेबल होना चाहिए, जो मुश्किल है करना। उसके बाद टेक्निकल लिटरेसी, अभी इंडिया में बहुत सारे लोगों को तो स्मार्टफोन यूज भी नहीं करना आता। ठीक है, सो वो कहाँ पे ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग समझेंगे, और वो सारी चीजें। ठीक है, सो लिटरेसी और ये सारी चीजें समझना थोड़ा हार्ड होता है। गवर्नमेंट एंड लीगल एक्सेप्टेंस, ठीक है, ब्लॉकचेन वोटिंग के लिए ऐसा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जो ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। ठीक है, जो ट्रस्ट वर्दी हो। सो ये क्वेश्चन एक बार तुम ध्यान से वापस पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आते हैं लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस हमने देखे, वही है, सिंगल पॉइंट फेलियर है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, सिक्योरिटी इश्यूज है, सेंसरशिप एंड कंट्रोल है। ठीक है, ट्रस्ट डिपेंडेंसी है, और स्केलेबिलिटी लिमिटेशंस है। ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। उसके बाद देखो लेयर्स क्या क्या है ब्लॉकचेन के। सो 5 लेयर्स तुम्हें याद रखनी, एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन, सिमेंटिक, प्रोपोगेशन और कंसेंसस। प्रोपोगेशन लेयर का क्या काम होता है कि अगर ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ या फिर कोई भी चेंज हुआ, तो बाकी सारे नोड्स को, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर, हमने पढ़ा ऊपर। सो उन सबको पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। सो उन तक ये मैसेज प्रोपोगेट करना, उन तक ये मैसेज पहुंचाने का काम होता है प्रोपोगेशन लेयर का। ठीक है, ये देखो, इस लेयर का काम होता है नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है, जब भी ट्रांजैक्शन या ब्लॉक क्रिएट होता है, सो पूरे नेटवर्क के नोड्स तक स्प्रेड करने का या फिर प्रोपोगेट करने का काम ये वो करता है। ठीक है, इसमें ये दो दो मेन चीजें करता है, सभी नोड्स को न्यू ट्रांजैक्शन और ब्लॉक की कॉपी मिलती है, और नेटवर्क सिंक्रोनाइज रहता है। ठीक है, नोड एक ब्लॉक में आता है तो फिर प्रोपोगेशन लेयर क्या करता है, बाकी सारे लेयर्स को ब्रॉडकास्ट कर देता है। इंपॉर्टेंस, अगर प्रोपोगेशन डिले हो तो
फोक्स या इनकंसिस्टेंसीज आ सकती है। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, एप्लीकेशन ये ब्लॉकचेन का टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर है जहाँ एंड यूजर इंटरेक्ट करता है, ठीक है। इस लेयर में एप्लीकेशन, स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स, डी एप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स मतलब रन करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में नाम ही है, ठीक है। प्रोपोगेशन का देखो, प्रोपोगेशन का नाम ही है प्रोपोगेट करना बाकियों को, एप्लीकेशन का नाम है एप्लीकेशन, ठीक है। सो एप्लीकेशन क्या रहता है, टॉप मोस्ट लेयर रहता है। ये इसमें क्या होता है, यूजर इंटरेक्ट करता है इस लेयर से, एप्लीकेशन, स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज ऐप वगैरह रन करते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स, डिफाई ऐप्स, उसके बाद वोटिंग सिस्टम, सप्लाई चेन ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, ये लेयर ब्लॉकचेन के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को यूजर्स के लिए एक्सेसिबल करता है, कि जो ब्लॉकचेन के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है ना, उसको हम एक्सेस कर पाते हैं इस लेयर की वजह से। उसके बाद एल्गोरिदम्स ऑफ कंसेंसस लेयर, ये पूरा एक अलग क्वेश्चन आया था, ठीक है। व्हाट आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स ऑफ कंसेंसस लेयर, 5 मार्क का। सो ये ध्यान से देखना। कंसेंसस लेयर का मेन काम क्या होता है, सारे नोड्स को एक वैलिड ब्लॉक या ट्रांजैक्शन पर एग्री करवाना। इसके लिए अलग अलग कंसेंसस एल्गोरिदम यूज होते हैं, ठीक है। सो इसका काम क्या है कि सारे नोड्स को है ना एक वैलिड ब्लॉक या फिर एक वैलिड ट्रांजैक्शन पर एग्री करवाना होता है, कि जो बाकी नोड्स है उनके पास भी डिसेंट्रलाइज पावर है, तो सबको एग्री करवाना इसका काम होता है, ठीक है। इसके लिए अपन अलग अलग एल्गोरिदम यूज करते हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, नोड्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल सॉल्व करता है, ठीक है। विनर ब्लॉक ऐड करता है और रिवॉर्ड पता है, ठीक है, रिवॉर्ड पता है, रिवॉर्ड पाता है। मतलब क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क मतलब क्या है, नोड नोड मतलब माइनर्स जो होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और फिर जो भी जीतता है ना उसको रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि बिटकॉइन, ठीक है। प्रोस क्या है, हाई सिक्योरिटी, कॉन्स क्या है, एनर्जी इंटेंसिव और स्लो होता है। सो अभी तुम्हें पता होगा तो बहुत सारे लोग ये करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने रूम्स में माइनर्स का यूज करते हैं, जिनका एक ही मेन ड्रॉबैक होता है कि वो बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ठीक है। पर वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूअसली मैथमेटिकल पजल सॉल्व कर रहे होते हैं मशीन्स, जिससे वो अ, जिससे वो पज़ल सॉल्व हो जाए, और वो पज़ल सॉल्व हो गया तो उनको बिटकॉइन मिलते हैं, जिससे उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। पर कंपैरेटिवली वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाते, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी खाता है वो, उतना तो इलेक्ट्रिसिटी खा लेता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब क्या करता है, वैलिडेटर्स अपने कॉइन्स स्टेक करते हैं, ठीक है। रैंडम वैलिडेटर सिलेक्ट होता है और जो ब्लॉक ऐड करता है, ठीक है, रैंडम वैलिडेटर सिलेक्ट करता है और ऐड करता है, जैसे कि इथेरियम 2.0, ये क्या है, एनर्जी एफिशिएंट है। इसके बाद डिगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। डिगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब यूजर वोटिंग करते, डेलीगेट वोटिंग करके डेलीगेट्स चूज करते हैं जो ब्लॉक को वैलिडेट करे, जैसे कि ट्रॉन, ठीक है। फास्ट ट्रांजैक्शन स्पीड मतलब क्या करते हैं, यूजर्स वोट कर लेते हैं, जिससे डेलीगेट्स चूज होते हैं जो ब्लॉक्स को वैलिडेट करेंगे, एग्जांपल यूएस और ट्रॉन। उसके बाद प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, इसका मतलब क्या होता है, नोड्स वोट करते हैं और 2/3 मेजोरिटी पर कॉन्शियस होता है, ठीक है। यहाँ पे भी वोट करते हैं और 2/3 मेजोरिटी पे कॉन्शियस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, हाइपर लेजर फैब्रिक, ठीक है। सो ये तीन सारी चीजें ये तुम्हें लर्न करनी, प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, फिर डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, ये तो लर्न हो जाएंगे तीनों, कि सेकंड क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, और थर्ड क्या है, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। उसके पहले प्रूफ ऑफ वर्क, उसके बाद प्रैक्टिकल बायजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, पीबीएफटी, ठीक है। ये चारों लर्न हो गए। उसके बाद देखो, एक्सप्लेन कॉन्शियस लेयर इन ब्लॉकचेन, ठीक है। कॉन्शियस लेयर इन ब्लॉकचेन का डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। ये क्या है, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म है। ये इंश्योर करता है कि सारे नोड एक ही वैलिड लेजर वर्जन पे एग्री करें, ठीक है। मतलब एक ही वैलिड जो भी लेजर वर्जन हो उस पे बाकी सारे नोड्स एग्री करे, ठीक है। ये इसका मेन काम होता है, ठीक है। फंक्शंस क्या है इसके, वैलिडेट करना ट्रांजैक्शंस को, उसके बाद इंश्योर करना सिंगल वर्जन ऑफ ट्रूथ, उसके बाद प्रोवाइड करना सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, उसके बाद एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, जैसे कि ये चारों हमने देखे थे ऊपर। उसके बाद फोर्थ क्या है, एक्सप्लेन प्रोपोगेशन लेयर इन ब्लॉकचेन। प्रोपोगेशन लेयर क्या होता है वो देखना है। प्रोपोगेशन लेयर का काम होता है कि ट्रांजैक्शन और ब्लॉक्स को पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करना। हमने ये भी ऊपर देखा था, जब एक ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है तो प्रोपोगेशन लेयर बाकी सब नोड्स तक वो पहुंचाता है, ठीक है। जब एक ब्लॉक में माइन होता है तो प्रोपोगेशन लेयर इंश्योर करता है कि बाकी सारे नोड्स ऑफ लेजर को वो ब्लॉक ऐड हो जाए, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि सब अपन पब्लिकली अवेलेबल होता है। और सेकंड चीज मतलब, जैसे बैंक
सेंट्रलाइज्ड में एक बैंक के पास सारा अथॉरिटी होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स के पास लेजर होता है और अथॉरिटी होती है, तो उन सबको भी पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। सो इसके लिए प्रोपोगेशन लेयर का यूज होता है। इंपॉर्टेंस क्या है, ये फास्ट प्रोपोगेशन नेटवर्क सिंक्रोनाइज करने में यूज होता है, ठीक है। सो ये था अपना सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में 3-4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमने कर लिए, ठीक है। पहले तो हिस्ट्री, मतलब इस पे क्या क्वेश्चन आएगा, इवोल्यूशन ऑफ ब्लॉकचेन आ जाएगा। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का तुम्हें मतलब समझा दिया है, उसका डिफरेंस तुम लिख पाओगे। उसके बाद लेयर्स ऑफ ब्लॉकचेन में एप्लीकेशन लेयर हमने देख लिया कि एप्लीकेशंस होते हैं उसमें। उसके बाद सिमेंटिक लेयर आ गया, प्रोपोगेशन लेयर आ गया, कॉन्शियस लेयर आ गया, ठीक है। उसके बाद वाई ब्लॉकचेन इज इंपॉर्टेंट, वो भी देख लिया। ब्लॉकचेन इज वाई ब्लॉकचेन इज इंपॉर्टेंट और फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन, सेम चीज़ें लिखनी है। उसके बाद लिमिटेशंस देख लिए सेंट्रलाइज सिस्टम के, और ब्लॉकचेन एडॉप्शन देख लिया सो फार। सो इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार और वीडियो देख लो, या फिर नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।